तो आइए अब देखा जाए कि कितने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए। कितने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए। एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ। तो भारत में कुल 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ। फर्स्ट कब हुआ भाई? प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 1740 से 1748 तक। कहीं कहीं पे 1746 दिखेगा, वो मैं बता रहा हूं कि वो क्या रीजन है। जो सेकेंड होता है, सेकेंड वाला कब से कब तक होता है? जो सेकेंड है वो 1749 से 1754 तक होता है। जो थर्ड है तृतीय है, ये कब से कब तक होता है? तो ये 1756 से 1763 तक होता है। क्लियर है? 1740 से 48, 1749 से 54 एंड 1756 से 1763। दिस एंग्लो फ्रेंच वॉर इज ऑल्सो नोन एज, ये जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है इसे और किसके नाम से जानते हैं? कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि ये कार्नेटिक वॉर क्या है? ये कर्नाटक का युद्ध जो है ये क्या है? तो कर्नाटक का युद्ध जो है, जो फ्रांसीसी रहते हैं, थोड़ा सा इनके चरित्र के बारे में भी समझना जरूरी है। व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड व्हाट वाज द कैरेक्टर्स ऑफ द फ्रेंच पीपुल। क्यों इनके बारे में समझना जरूरी है भाई? कि बिना इनके जो है एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी हैं, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहां पे ये समझना आपको जरूरी है कि जो ब्रिटिशर्स रहते हैं इन्होंने आर्थिक लाभ को बहुत प्राथमिकता दिया। द ब्रिटिशर्स गेव ओवर emphasis ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट। ऑन द अदर हैंड जो फ्रांसीसी रहते हैं, फ्रांसीसियों ने आर्थिक लाभ को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दिया, बल्कि इन्होंने किसे प्राथमिकता दिया? बल्कि इन्होंने राजनीतिक जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है उसे प्राथमिकता दिया। जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है उसे प्राथमिकता दिया। ठीक है? तो अब पॉलिटिकल डोमिनेशन में जो फ्रांसीसी रहते हैं, यहां पे एक गवर्नर जनरल रहते हैं। जैसे शुरू में मैंने पुर्तगालियों के बारे में बताया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, अल्मीडा हैं और वो लोग हैं। तो वैसे ही फ्रांसीसियों में एक गवर्नर रहते हैं, उनका नाम क्या रहता है? उनका नाम डुप्ले रहता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम डुप्ले है। अब जो डुप्ले रहते हैं फ्रेंच गवर्नर,
फ्रेंच गवर्नर कौन है भाई? डुप्लेक्स है। इंग्लिश में इन्हें डुप्लेक्स कहा जाता है, हिंदी में इन्हें डुप्ले कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। अब we all have to understand that what was the domestic issue, what was the internal domestic issue of the regional states। जो भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, विशेष करके दो रियासतों में हस्तक्षेप किया। तो ये विशेष करके दो रियासत कौन है भाई? तो दो रियासत में एक कर्नाटक है और दूसरे हैदराबाद है। एक कर्नाटक की रियासत है, दूसरी हैदराबाद की। किसने हस्तक्षेप किया? डुप्ले ने इसमें हस्तक्षेप किया। अब जो ये कर्नाटक की रियासत है, कर्नाटक की जो रियासत है, कर्नाटक के नवाब कौन रहते हैं? कर्नाटक के नवाब, हम लोग क्या कर रहे हैं इस पे क्लियर रहिए ना। हम लोग इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 3 युद्ध हुआ है, इसे कर्नाटक युद्ध क्यों कहा जाता है, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एंग्लो फ्रेंच वॉर कर्नाटक वॉर कैसे हो गया। ठीक है, तो वही कर्नाटक युद्ध कैसे हो गया उसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां पे कर्नाटक की रियासत में नवाब कौन रहते हैं? नवाब अनवरुद्दीन रहते हैं। अनवरुद्दीन रहते हैं। अब इस नवाब के कौन रहते हैं भाई? इस नवाब के विरोधी रहते हैं। इनके विरोधी कौन रहते हैं? तो नवाब अनवरुद्दीन के विरोधी इनके बहनोई रहते हैं। कौन है? इनके बहनोई हैं। बहनोई का नाम क्या है? बहनोई का नाम चंदा साहब है। बहनोई का नाम चंदा साहब है। ठीक है, तो ये कर्नाटक की आंतरिक मामला रहता है। अनवरुद्दीन को जो नवाब साहब रहते हैं, इनको समर्थन कौन देगा? इनको समर्थन अंग्रेज देंगे। और चंदा साहब को समर्थन कौन देगा? चंदा साहब को समर्थन फ्रांसीसी देंगे। चंदा साहब को समर्थन फ्रांसीसी देंगे। अब थोड़ा सा रुख किया जाए कि ये कर्नाटक के पॉलिटिक्स में ही नहीं है, ये हैदराबाद में भी हस्तक्षेप करते हैं। अब हैदराबाद का सिनेरियो क्या है भाई? जो हैदराबाद है, इस हैदराबाद के में कौन रहते हैं? यहां पे नवाब जो रहते हैं, नवाब जो रहते हैं वो नासिर जंग रहते हैं। और नासिर जंग के जो विरोधी रहते हैं, जो विरोधी रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो
इनके विरोधी जो रहते हैं वो मुजफ्फर जंग रहते हैं। हैदराबाद का जो मामला था, यहां पे नवाब नासिर जंग है, इनके विरोधी कौन है? इनके विरोधी मुजफ्फर जंग है। अब भाई जो नासिर जंग है, इनका पक्ष किसने लिया? तो नासिर जंग का जो पक्ष है वो अंग्रेजों ने लिया, और मुजफ्फर जंग का जो पक्ष है वो किसने लिया? वो फ्रांसीसियों ने लिया, वो फ्रांसीसियों ने लिया। अब पूरा पूरा भारत में जो आंतरिक राजनीति है, दो धड़े में बट रहे हैं, ये आप रियलाइज कर पा रहे हैं? अरे भाई सीधे सीधे तो लिखा हूं। कर्नाटक का मामला क्या है? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन है, इनका समर्थन अंग्रेज, इनके विरोधी जो अनवरुद्दीन के बहनोई साहब हैं, चंदा साहब हैं, इनका पक्ष फ्रांसीसी। बगल में इनके पड़ोसी कौन है भाई? बगल में इनके पड़ोसी जो है वो हैदराबाद है। हैदराबाद के नवाब नासिर जंग है, नासिर जंग का अंग्रेजों ने पक्ष लिया, और इनके विरोधी मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग का सहयोग फ्रांसीसियों ने लिया। तो अब माजरा मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया कि इसे कर्नाटक युद्ध भी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, ये किस मुद्दे पे हुआ था? ये प्रारंभ किस मुद्दे पे हुआ था? तो प्रारंभ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे हुआ था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध रहता है। दिस वॉज द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के मुद्दे पे ये युद्ध शुरू हुआ, और इस मुद्दे का भाई क्या है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है ना। भारत पाकिस्तान से तुलना करके भी बता दिया, उससे भी ज्यादा भाई 100 सालों तक अगर लगातार लड़ते रहें तो इतिहास में इसकी एक मिसाल है। भारत पाकिस्तान कितने सालों से, जम्मू कश्मीर के लिए लगभग 60-70 सालों से हम लोगों के तल्ख रिश्ते चल रहे हैं ना। हाँ, तो चलिए, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मुद्दा रहता है, और उस मुद्दे पे ये लोग लड़ जाते हैं। तो वही, जब भी ध्यान से सुनना है, जब भी यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ेंगे, तो ये युद्ध केवल ब्रिटेन और फ्रांस में नहीं थी, इसकी आंच कहां तक? पूरे विश्व में। जो मैप बनाया था, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में क्या है भाई? तो पूरे विश्व में जहां जहां पर इनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, वहां वहां पे ये युद्ध शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो अब आगे की कहानी क्या है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, यहां पर भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, अंततः ये युद्ध 1740 में ये उत्तराधिकार का युद्ध जो है शुरू हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहा कि कहीं कहीं पे राइटर 1746 भी आप देखेंगे। अब ये युद्ध समाप्त कैसे होता है? तो युद्ध समाप्त जो है, भारत में कुछ करना नहीं है, एक्स ला सैपिल की ट्रीटी होती है। एक्स ला सैपिल की ट्रीटी है, इसे हिंदी में ए ला सैपिल कहते हैं। ए ला सैपिल की संधि। तो जैसे ही यूरोप में दोनों देशों के बीच में संधि हो जाता है, भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के समय बढ़त किसका रहता है? जब ये युद्ध समाप्त होता है, उस समय में बढ़त किसका रहता है? तो युद्ध समाप्त होते समय बढ़त जो रहता है
वो फ्रांसीसी डुप्ले जो रहते हैं वो इसे जीते रहते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पे अब हम लोग बढ़ते हैं कि द्वितीय जो युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध जो है वो 1749 से लेकर 1754 तक। कारण भारतीयों के आंतरिक मसलों में दोनों शक्तियों की भागीदारी, दोनों शक्तियों की भागीदारी। भारतीयों का जो आंतरिक मसला है, इंटरनल डिस्प्यूट्स में, वही कर्नाटक वाला और हैदराबाद वाला जो बताया, वहां पे दोनों पक्ष जो है भिड़ जाते हैं। अब यहां पे सफलता किसे मिलता है भाई? तो जो डुप्ले रहता है ना, डुप्ले का एक अपना ऑरा रहता है, ठीक है, उसका एक अपना रेपो रहता है। तो डुप्ले जो रहता है वो इस युद्ध को जीत जाता है। तो शुरुआती सफलता डुप्ले पाता है, बाद में फिर क्या होगा? बाद में चार्ज जो अंग्रेजों की जो कमान रहेगी वो किसको दे दिया जाएगा? अंग्रेजों की कमान क्लाइव को दे दिया जाएगा। क्लाइव के आने के बाद युद्ध का पासा बदलना शुरू होता है, और इसी युद्ध के बदलते पासे के साथ में क्या होगा? अंग्रेज जो हैं अपने पक्ष में युद्ध को मोड़ेंगे। 1754 में कौन सी संधि? पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से, पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब हम लोग कहां पे आते हैं? अब हम लोग थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार पे आते हैं। दिस इज द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। तृतीय जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, इसे और क्या कहते हैं? इसे 7 ईयर वॉर भी कहा जाता है। इसे 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध भी, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? 7 वर्षों तक, यहां पे आपको दिख रहा है 1756 से 1763 तक चला था, इसीलिए इसे 7 ईयर वॉर कहा जाता है। ठीक है, अब सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है, और एक तरीके से यहां पे ध्यान देने की बात क्या है? यहां पे ध्यान देने की बात है कि ये उस जमाने का क्या था भाई? ये उस जमाने का जो है वर्ल्ड वॉर था, उस जमाने का विश्व युद्ध था। मींस कि ये 18वीं शताब्दी है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो 20वीं शताब्दी में, दोनों वर्ल्ड वॉर 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में हुआ था, मतलब 1950 के पहले हो गया था। तो मॉडर्न जो वर्ल्ड वॉर था उसमें विश्व के अधिकांश देश लड़े हुए थे, लेकिन ये वाला जो वर्ल्ड वॉर मैं बता रहा हूं, इसमें बस पूरे विश्व में 2 देश लड़ते थे, ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे। यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज होती थी, वहां वहां पर ये लड़ते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध से ये युद्ध शुरू होता है। ये फ्रांस में भी, सॉरी, ये कनाडा में भी लड़ रहे हैं, ये यूरोप में भी लड़ रहे हैं, ये भारत में भी लड़ रहे हैं।
भारत में इनकी कहानी देखिए बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। सेकंड वाले में ही डुप्ले को बुला लिया जाता है। डुप्ले के जगह पे कौन आते हैं? डुप्ले के जगह पे जो है गोडेहू आते हैं गवर्नर जनरल बनकर। तो गोडेहू जो रहते हैं वो भारत की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं रहते हैं, नए नए रहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, वो भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं। पौंडीचेरी का अंबुर का युद्ध हुआ था 1751 में, जहां पे क्लाइव जो रहता है वो डोमिनेट करना शुरू किया रहता है। तो अब क्या है भाई, अब यहां से आप देख रहे हैं कि पौंडीचेरी की संधि में अंग्रेजों ने एज ले लिया था। यहां पे क्या है, यहां पे अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों की कहानी, 7 वर्ष तक ये युद्ध यूरोप में कनाडा में चला। भारत में कहानी समाप्त 1760 ईस्वी में ही वांडीवॉस के युद्ध से हो जाता है। वांडीवॉस के युद्ध से, बाय द बैटल ऑफ वांडीवॉस, सही है। तो चलिए, वांडीवॉस के युद्ध से ये युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तो भारत से अब फ्रांसीसी क्या हुए, कान खोल के सुनना है। भारत से फ्रांसीसियों को बाहर खदेड़ दिया गया। बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में, वहां पे डचों को बाहर खदेड़ दिया गया। बंबई को दहेज में देकर के पुर्तगाली भारत से बाहर हो गए। डेन जो रहते हैं, डेनमार्क जो रहते हैं, वो भारत के क्षेत्र को बेच करके यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से पूरी जो है कहानी समाप्त। ले दे करके अब कौन बचा? ले दे करके केवल अंग्रेज बच गए। तो जब ले दे करके केवल अंग्रेज बच गए तो वो कहानी क्या हो जाएगी? वो कहानी आपकी अगली जो है यूनिट की शुरुआत हो जाएगी, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पीसीएस की एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले एक दौर था जो हम लोगों का दौर था 2010 तक, जो पैटर्न इनका था यूपीएससी का। तो 2010 से पहले भी वो यहां से क्वेश्चन पूछते थे। क्यों? क्योंकि प्री में भी ऑप्शनल हुआ करता था। तो जब प्री में ऑप्शनल हुआ करता था तो ऑप्शनल के क्वेश्चंस बड़े डेप्थ में होते थे, यहां से भी क्वेश्चंस बड़े डेप्थ में जाकर के बनते थे। तो आइए अब हम लोग इस पे क्या किया जाएगा, हम लोग इस पे नोट्स बनाया जाएगा। तो नोट्स क्या होगा, पहले से ही बता दे रहा हूं, नोट्स हम लोग का बाइलिंगुअल होगा। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा और उसके बाद उसका रूपांतरण मैं हिंदी में करूंगा। तो आप लोग धीरे धीरे जो है इस नोट्स को, बहुत स्पीड भी मेरी नहीं रहेगी, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, फटाफट नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं मैम, तो ये कैमरे पे मैं दिख रहा हूं ना, नोट्स में इनको लिखवाना है, मैं कैमरे पे हूं ना, ठीक है। तो आधा यहाँ पे ऐसे अब क्लियर है। तो चलिए, तो नोट्स अब आप लोग बनाना शुरू कीजिए। मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं। हेडिंग दे दीजिए अराइवल ऑफ यूरोपियंस। हेडिंग क्या देना है? यूरोपियों का भारत आगमन। अब यूरोपियों के भारत आगमन में हेडिंग किसका देना है? पुर्तगीज। पुर्तगीज, पुर्तगीज का हिंदी वाले क्या कर लें, हिंदी वाले जो हेडिंग है पुर्तगाली जो है वो हेडिंग दे दें। पुर्तगीज जो है पुर्तगाली हेडिंग दे दीजिए। हाँ, तो चलिए शुरू हो जाइए, लिखिए लिखिए। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, he was
a key figure. He was a key figure in the early days of the Portuguese Empire. In the early days of the Portuguese Empire. In the 15th century, European maritime discovery. In the 15th century, European maritime discoveries and expansion took place. It was due to the initiatives of Henry. It was due to the initiative of Prince Henry. फुल स्टॉप। अच्छा हिंदी में भी बोलना है ना? हाँ लिखिए, हिंदी वाले लिखिए। हेनरी जो पुर्तगाल का एक प्रमुख शासक था, 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उसने समुद्री अन्वेषण यात्राओं को बढ़ावा दिया। इसलिए उसे एक महान अन्वेषक भी कहा जाता है। अब इंग्लिश वाले शुरू कीजिए। इंग्लिश वाले, बार्थलेमा डियाज। इंग्लिश अगर स्पेलिंग बोलना है तो मैं बोल दे रहा हूं, बार्थलेमा डियाज लिखिए, BARTHOLOMEW, बार्थलेम्यू डियाज। हिंदी में बार्थलेमा डियाज, DIAZ लिखिए। बार्थलेमा डियाज लिख लिया आपने। ही रीच्ड the southernmost point of Africa, which was known as Cape of Good Hope. Cape of Good Hope in later years। हिंदी वाले कीजिए। बार्थलेमा डियाज जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा, जिसे बाद के वर्षों में
जिसे बाद के वर्षों में केप ऑफ गुड होप के, जिसे बाद के वर्षों में केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। केप ऑफ सॉरी केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। चलिए अब इंग्लिश वाले शुरू हो जाइए, इंग्लिश वाले शुरू हो जाइए। लिखिए वास्को डिगामा, वास्को डिगामा in the year of 1498, in the year of 1498, he reached, in the year of 1498, he reached at the coastal area of, at the coastal area of Calicut. He reached at the coastal area of Calicut via Cape of Good Hope, via Cape of Good Hope, and he was guided by, he was guided by Gujarati Abdul Majid, गुजराती अब्दुल माजिद। हिंदी वाले हो जाइए शुरू भाई, हिंदी वाले लिखिए। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत के तटीय, भारत के तटीय क्षेत्र कालीकट पहुंचा, भारत के तटीय क्षेत्र कालीकट पहुंचा। आगे लिखिए। In 1500 Pedro Alvarez Cabral, in 1500 Pedro Pedro Alvarez Alvarez Pedro Alvarez Cabral Cabral, in 1500 Pedro Alvarez Cabral was the second Portuguese, who reached India, and in 1502 Vasco da Gama once again arrived India, हिंदी वाले शुरू हो जाइए, हिंदी वाले लिखिए। 1502 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल
1502 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत पहुंचा और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत पहुंचने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, तथा 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा एक बार पुनः भारत आया। अब नीचे हेडिंग दे दीजिए, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगाल। हिंदी वाले कर लीजिए, पुर्तगाल के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, ये हेडिंग है, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगाल। लिखिए, फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। पहले कौन है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हम लोगों का, फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। ब्रैकेट में कर लीजिएगा, फ्रांसिस्को डी आल्मीडा, ब्रैकेट में 1505 से 1509, 1505 to 1509। लिखिए, he was the first Portuguese Governor General of India. He was the first Portuguese Governor General of India. यह भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। अगला पॉइंट लिखिए, he initiated blue water policy, aiming to making naval supremacy कर लीजिएगा, to making naval supremacy of Portuguese। हिंदी वाले लिखिए, इन्होंने नीले जल की नीति का आलंबन किया या नीले जल की नीति को अपनाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागरीय क्षेत्र में पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित करना था। आगे लिखिए, इट वाज, नाम बड़ा है तो बस केवल आल्मीडा कर लीजिए, इट वाज आल्मीडा who defeated joint Muslim naval force in battle of Diu, DIU। यह आल्मीडा ही था
जिसने दीव में, दमन और दीव का नाम सुने होंगे ना, जिसने दीव में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया, संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया। अब अगला हेडिंग दे दीजिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ, he is regarded as the real founder of Portuguese power in India, real founder of Portuguese power in India। इन्हें भारत में, हिंदी वाले कीजिए, इन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या कहा जाता है। आगे लिखिए, ही established Portuguese headquarter, he established Portuguese headquarter at Cochin, he established Portuguese headquarter at Cochin। हिंदी वाले कीजिए, इन्होंने कोचीन में पुर्तगाली मुख्यालय की स्थापना किया, इन्होंने कोचीन में पुर्तगाली मुख्यालय की स्थापना किया। अगला पॉइंट लिखिए, इन 1509 ही कनकर्ड दीव, वही दमन और दीव जो था, दीव। ऐसा होता था जब गवर्नर जनरल बदलते थे, राजा बदलते थे, तो जो हारा हुआ क्षेत्र था वो फिर से जीतने का प्रयास होता था। तो लिखिए 1509 ईस्वी में इन्होंने दीव को जीता। अगला पॉइंट लिखिए, इन 1510 he conquered Goa from the Sultan of Bijapur, हिंदी वाले लिखिए, 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया। अगला पॉइंट लिखिए, he encouraged to the Portuguese people, to marry Indian women and he abolished the bad practices of sati system, in their territory, हिंदी वाले कीजिए, he abolished the bad practices of sati system in their territory, in their territory। हिंदी वाले कीजिए, he abolished the bad practices of sati system in their territory, in their territory। हिंदी वाले कीजिए, he abolished the bad practices of sati system in their territory, in their territory।
हिंदी वाले लिखिए, इन्होंने इन्होंने पुर्तगाली लोगों को इन्होंने पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ इन्होंने पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। विवाह करने को प्रोत्साहित किया तथा ईसाई धर्म को अपनाने के लिए तथा ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। फुल स्टॉप। इन्होंने अपने राज्य सीमा के अंदर इन्होंने अपने राज्य सीमा के अंदर सती प्रथा जैसी बुराई को सती प्रथा जैसी बुराई को समाप्त किया। आगे लिखिए, नीनो डी कुन्हा एक ही पॉइंट है। इन्होंने राजधानी का हस्तांतरण कोचीन से गोवा किया। He transferred the capital from Cochin to Goa. अब अगला हेडिंग दे दीजिए, रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों के पराजय के कारण, ये हेडिंग है, भारत में पुर्तगालियों के पराजय के कारण। पहला पॉइंट कीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, आफ्टर अल्बुकर्क Portuguese administration became ineffective. लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, अल्बुकर्क के पश्चात पुर्तगाली प्रशासन भारत में निष्प्रभावी रहा। आगे लिखिए, Portuguese gave priority to Latin American countries like Brazil in place of India. पुर्तगालियों ने भारत की जगह लैटिन अमेरिकी देश
लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील को प्राथमिकता दिया, ब्राजील को प्राथमिकता दिया। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। पुर्तगीज गेव बॉम्बे या प्रोवाइडेड बॉम्बे या गेव बॉम्बे टू ब्रिटिशर्स एज अ डाउरी, टू ब्रिटिशर्स एज अ डाउरी या इन फॉर्म ऑफ डाउरी was the biggest blunder, and it leads to decline। हिंदी वाले कीजिए। पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों को बंबई दहेज में दिया जाना, पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों को बंबई दहेज में दिया जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जो कि उनके पतन का प्रमुख कारण बना, जो कि उनके पतन का प्रमुख कारण बना। अगला पॉइंट लिखिए। पुर्तगीज ऑफिशियल्स वेयर neglected by home government, their salaries were low, which encouraged them to indulge in corruption and malpractices, हिंदी वाले कीजिए। पुर्तगाली अधिकारी अपने सरकार के द्वारा उपेक्षित किए गए, जिसके कारण इन्होंने भारत में भ्रष्टाचार को, मतलब पुर्तगाली अधिकारियों ने भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अगला एक लास्ट पॉइंट कर लीजिए। द पुर्तगीज प्रूव्ड टू बी fanatic in matters of religion, especially forceful conversion of religion, लिखिए। पुर्तगालियों के द्वारा
जबरन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण भारत में उनकी अलोकप्रियता का, भारत में उनकी अलोकप्रियता का कारण बना। भारत में उनकी अलोकप्रियता का कारण। अगला हेडिंग दे दीजिए डच। अगला हेडिंग दे दीजिए डच। डच बस 3-4 पॉइंट है, फटाफट कीजिए। कार्नेलियन, कार्नेलियन डी, कार्नेलियन डी हस्तमान, कार्नेलियन डी हस्तमान। स्पेलिंग अगर जानना चाहते हैं तो COURNELIUS, कार्नेलियस DE, हस्तमान HOUTMAN। इंग्लिश में हाउटमैन कहेंगे, हिंदी में हस्तमान। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट डच ट्रेवलर, he was the first Dutch traveler to reach India। कार्नेलियन डी हस्तमान पहले ऐसे डच व्यक्ति थे, पहले ऐसे डच व्यक्ति थे जो भारत पहुंचे, जो भारत पहुंचे। लिखिए इंग्लिश वाले सेकंड पॉइंट लिखिए। द फर्स्ट डच फैक्ट्री, द फर्स्ट डच फैक्ट्री वाज established at मसूलीपट्टनम, was established at मसूलीपट्टनम। ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश को A.P कर सकते हैं, ब्रैकेट में A.P 1606। हिंदी वाले कीजिए। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, सॉरी 1606 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में किया गया था। 1606 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में किया गया था। और दूसरी फैक्ट्री, और दूसरी फैक्ट्री पोट्टीपोल्ली, पोट्टीपोल्ली में स्थापित हुआ। दूसरी फैक्ट्री पोट्टीपल्ली में स्थापित हुआ। इंग्लिश वाले कीजिए। द सेकेंड डच फैक्ट्री, the second Dutch factory was established at पोट्टीपोल्ली, पोट्टीपोल्ली। आगे लिखिए। डच इंट्रोड्यूस्ड, डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस नेम्ड पैगोडा, नेम्ड पैगोडा इन इंडिया। डचों ने भारत में, डचों ने भारत में पैगोडा नाम के स्वर्ण सिक्कों को, डचों ने भारत में पैगोडा नाम के स्वर्ण सिक्के को प्रचलित किया, प्रचलित किया। अगला पॉइंट कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए। डचों का, डचों का मुख्यालय भारत में, डचों का मुख्यालय भारत में पुलिकट था,
पुलिकट था, जो बाद में नागापट्टनम में स्थापित हुआ। इंग्लिश वाले कीजिए। इनिशियली द पुर्तगीज हेडक्वार्टर वॉज at Pulicat. Initially the Dutch headquarter was at Pulicat. Later it transferred to Nagapattinam. लास्ट पॉइंट कर लीजिए। Dutch were finally defeated by Britishers. Dutch were finally defeated by Britishers in Battle of Bedara. हिंदी वाले कीजिए। डचों की अंततः बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पराजय हुआ। अगला हेडिंग दे दीजिए, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखिए पहला पॉइंट। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज established in 1600 for a period of 15 years. By Queen Elizabeth. हिंदी वाले कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के फरमान के द्वारा, शाही फरमान कर लीजिएगा, शाही फरमान के द्वारा 15 वर्षों के लिए किया गया था। 15 वर्षों के लिए किया गया था। सेकेंड पॉइंट लिखिए। इट वॉज विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। इट वॉज कैप्टन विलियम हॉकिंस who was sent in the royal court of Jahangir to obtain permission. In royal court of Jahangir to obtain permission to open factory at Surat. लिखिए, हिंदी में लिखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस को
कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी कारखाने को सूरत में स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा गया था, परंतु पुर्तगालियों के प्रभाव में जहांगीर ने यह अनुमति हॉकिंस को नहीं दिया। जहांगीर ने यह अनुमति हॉकिंस को नहीं दिया। इंग्लिश वाले लिखिए हॉकिंस was denied by Mughal Emperor Jahangir under the influence of Portuguese. आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री was established in South India. The first British factory was established in South India at Masulipatanam in 1611. हिंदी वाले कीजिए 1611 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में खोला गया। अगला पॉइंट कीजिए भाई, इंग्लिश वाले नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। लिखिए सर टॉमस रो was sent by King James I as an ambassador to the court of Jahangir. रो या सर टॉमस रो was successful in obtaining royal फरमान permitting to
in obtaining royal फरमान permitting to establish established English factory in Mughal territories हिंदी वाले लिखिए सर टॉमस रो जेम्स राजा कर लीजिएगा सर टॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में वर्ष 1616 में पहुंचे इस बार अंग्रेजों को मुगल राज्य सीमा में व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुआ। चलिए अगला पॉइंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फ्रांसिस डे was able to obtain Madras on lease from King of Chandragiri. Here a small fort Saint George was built up. हिंदी वाले लिखिए फ्रांसिस डे मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर, लीज को पट्टा कहा जाता है, पट्टे पर प्राप्त करने में, चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त करने में सफल रहा और यहां पर एक कारखाने की किलेबंदी किया गया। जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। अगला पॉइंट कीजिए। इन 1651, नेक्स्ट पॉइंट है इन 1651 हाँ भाई शुरू हो जाइए। लिखिए इन 1651
फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज set up at Hooghly, Hugli, set up at Hooghly by receiving permission from शहजादा सूजा या प्रिंस सूजा, बाय रिसीविंग परमिशन फ्रॉम प्रिंस सूजा। हिंदी वाले लिखिए, हिंदी वाले लिखिए। अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में, अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में शहजादा सूजा से, शहजादा सूजा से बंगाल में, बंगाल के हुगली में, बंगाल के हुगली में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति, अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। आगे लिखिए, आगे लिखिए। इन 1690 1690 इन 1690 जॉब चरनॉक established a factory at Sutanati, 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 established a factory at Sutanati. It was called Fort William। लिखिए हिंदी वाले। जॉब चरनॉक ने 1690 ईस्वी में 1690 ईस्वी में बंगाल के सूतानाती में, बंगाल के सूतानाती में फोर्ट विलियम की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। इन 1717 मुगल किंग फर्रुखसियर, इन 1717 मुगल किंग फर्रुखसियर granted the Mughal king Farrukhsiyar granted the golden firman, granted the golden firman of free trade, granted the golden firman of free trade to East India Company, to East India Company in 1717, in 1717। हिंदी वाले कीजिए, हिंदी वाले कीजिए। लिखिए मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने वर्ष 1717 में, वर्ष 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का शाही फरमान जारी किया। मुक्त व्यापार का शाही फरमान जारी किया। लास्ट एक पॉइंट कर लीजिए, इन दिस वे clear all? In this way, the East India Company strengthened their position in India. And ultimately in 1757, they became the political power in India. हिंदी वाले कीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों की भारत में स्थिति मजबूत होती गई। और अंततः 1757 में वो भारत की एक राजनैतिक शक्ति बन गए।